और इंडिया बोल रहा में आज सबसे पहले बात होगी क्रीमी लेयर को लेकर आरक्षण पर सियासी घमासान की, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 15% कोटे के अंदर एक हिस्से के लिए SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर बनाए जाने का ऑर्डर दिया है, उस पर बवाल मच गया है। और इस पर सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि केंद्र सरकार के मंत्री भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वो जाति जनगणना के पक्षधर हैं, लेकिन SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के खिलाफ है, क्योंकि इससे सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े वर्ग और पीछे रह जाएंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD के नेता तेजस्वी यादव ने भी आरक्षण के अंदर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक पिछड़ापन को खत्म करने के लिए है। ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लाया जा रहा है? अगर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसको खत्म नहीं किया तो दलित आदिवासी भाई बहनों के साथ सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर वाले फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि इससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर राज्य सरकारों को, जो इस वोट बैंक के लाभ में जिनको मिलेगा उसे आरक्षण देंगे और इसी तरीके से SC/ST को जो आरक्षण है वो अब धीरे धीरे खत्म कर देंगे। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटा भी ऐसे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ये तो रही सियासत की बात। अब आपको बता दें कि आखिर 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण के बंटवारे को लेकर अपना फैसला क्या सुनाया था और कहा था कि SC/ST आरक्षण के अंदर किसी विशेष जाति या कुछ जातियों को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है और जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का और अधिक फायदा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा उचित आधार पर होगा और इसमें राज्यों की मनमानी नहीं चलेगी। राज्यों की सारी गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी और जिसके बाद अब राज्य सरकारें SC/ST श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर कोटा में कोटा का मतलब क्या होता है। दरअसल इस वक्त SC को 15% आरक्षण मिलता है, ST को 7.5%, लेकिन अब सरकारें SC/ST के तय कोटा में कोटा दे सकती हैं। आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने का इसका मूल उद्देश्य है।
हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्रीमी लेयर का फॉर्मूला क्या होगा। क्या ये ओबीसी वाला आधार लागू होगा या फिर किसी नए फॉर्मूले के तहत इसको लागू किया जाएगा, और इसे लागू करने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस देश में दलितों के साथ अभी भी भेदभाव होता है। दलितों को आज भी कई जगहों पर मंदिरों में पूजा करने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा, या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के SC/ST क्रीमी लेयर वाले फैसले से एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं उनमें बेचैनी है। चिराग पासवान को आपने सुना, साथ साथ कुछ और नेता हैं, रामदास अठावले भी हैं, इन्होंने विरोध किया है। आरपीआई के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण जात पर आधारित है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया SC/ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड को लागू करने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करती है। तो ये जो नेता है वो एनडीए के नेता हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम वो जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी भी SC/ST वर्ग में तमाम वो जातियां हैं जो लोग अभी भी विकास के मुख्य धारा से काफी पीछे छूट गए हैं। उसी में जो लोग आगे बढ़ते गए वो आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो लोग अभी भी जंगलों में हैं, आदिवासी हैं, जो पीछे हैं, वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में क्रीमी लेयर की एक व्यवस्था की जा सकती है, जैसे उनको भी उस कोटे में कोटा देकर और ऊपर किया जा सके, उनका भी विकास किया जा सके। लेकिन अब इस पर सियासतदान अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे जो है उनका जो मूल उद्देश्य वो खत्म हो जाएगा। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो सामाजिक है, जो छुआछूत है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण हमको चाहिए, और इसको लेकर सियासत भी हो रही है। आपने तमाम लोगों को सुना, नेताओं को सुना, वो कह रहे भाई हम इसका विरोध करेंगे। कोटा का मतलब, कोटा वो आपको लगातार बता रहे हैं कि SC/ST के तय कोटे में अब कोटा देने का प्रावधान हो सकता है, सरकारें दे सकती हैं। अभी तक जो है आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाया जाए, यही उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को लेकर 7 जजों की बेंच ने अपनी बात रखी है कि इसमें SC हो चाहे ST वर्ग में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको इस आरक्षण का अभी तक पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जुड़ गए हैं। ऋषि जी, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे प्रकरण को आपने सुना, माननीय न्यायाधीशों के विचार को भी जाना, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। तो कोटा को लेकर क्या चिंताएं हैं नेताओं की, और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे लेते हैं? देखिए, तो हमारे जो नेता हैं वो सियासत करते हैं, अपने वोट बैंक को संभाल के रखना चाहते हैं, उनको हर चीज में वोट बैंक दिखता है। लेकिन तो जो संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया है, 7 जजों का जो बेंच था, जिसमें 6-1 से जो मैंडेट आई है, उसको समझने के लिए आपको रोहिणी आयोग का जो सिफारिश था, रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट था, उसको समझने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान में 2600 कास्ट हैं, जिसमें से 938 ऐसे कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन का कोई फायदा ही नहीं मिला। आज तक वो रिजर्वेशन का कोई उनको लाभ नहीं मिला। तो क्या हम अपने समाज के ऐसे लोगों को आगे लाने का काम नहीं करना चाहिए जो आज भी विकास के, डेवलपमेंट के कई रूपरेखा से महरूम है? हाँ,
देखिए और ऐसी समाज को समझने की जरूरत है। एससी एसटी को, एससी जो है एक जात नहीं है, एससी जो है जातियों का एक समूह है और जातियों का एक समूह में एक वर्ग को इसका लाभ मिला है और एक बड़ा वर्ग है जिसका लाभ नहीं मिला है। आप देखिए पार्लियामेंट में ही देखिए अंजलि जी, कितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो सांसद हैं, कितने हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, जो महिला ढोते हैं। आज भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पत्रकार होने के नाते मैं इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो भाई हमारे आज भी महिला ढोते हैं, क्या उस समाज से आने वाले कितने लोग पार्लियामेंट में हैं? आज बताइए, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि छुआछूत है, सामाजिक असमानता है, तो चिराग पासवान के साथ क्या छुआछूत होता है? नमो नारायण मीना, किरोड़ी लाल मीना, हमारे यहाँ रमाई राम, तमाम ऐसे, या जीताराम मांझी, आप बताइए जीताराम मांझी क्या सामाजिक असमानता से पीड़ित हैं? चिराग पासवान के पार्टी में एक से एक अग्र जाति के नेता हैं जो उनके पिता के पैर छूते थे। सामाजिक असमानता यही न है, छुआछूत। कि आपको याद होगा सूरजभान से लेके काली पांडे और रमा सिंह, तमाम अग्र जातियों के नेता इनके आसपास रहा करते थे। आज भी चिराग पासवान जब एयरपोर्ट से निकलते हैं, बाएं दाएं देखिए, एक तरफ कोई ब्राह्मण नेता होता है, दूसरी तरफ भूमिहार समाज से आने वाला नेता होता है। तो कहां से असामाजिक असमानता है? तो ऋषि भाई, इसको हम समझेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी तक विरोध सुनाया, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी सुनते फिर ऋषि भाई आपके पास आएंगे। दरअसल कोटे के अंदर कोटा को लेकर भले ही कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, खलबली मची है, लेकिन काफी लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले आईएएस के मेंटर विकास दिव्यकीर्ति ने ही हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम में ऐसे लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठाकर लोग आईएएस बन जा रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंड तक उसमें हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। एक फैमिली जिसमें आईएएस कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी आईएएस का आरक्षण मिले। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फायदा मिले। बहुत बड़ी बात कही है विकास दिव्यकीर्ति जी ने। ऋषि भाई, मैं भी जब गांव जाता हूं कई बार देखता हूं कि जो लोग हमारे खेतों में काम करते थे उसमें मैक्सिमम लोग आज भी कर रहे हैं, उसी में जो लोग आगे निकल गए उनके लोग सरकारी नौकरियां पाते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और आपके यहाँ तो हमने सुना है कि भाई दलित महादलित का फॉर्मूला पहले से ही है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एनडीए में ही इस चीज को लेकर मतांतर है। नीतीश कुमार का कुछ और अप्रोच है, चिराग पासवान का कुछ अलग अप्रोच है। और चिराग पासवान तो उस समय राजनीति में नहीं थे जब दलित महादलित का जो फॉर्मूला लाया गया, तो रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ गए। आपको याद होगा रामविलास पासवान चुनाव भी हार गए थे, लोग से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। तो ये बड़ा मुझे समस्या ये खड़ी दिख रही है, खासकर एनडीए के सामने में। और विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो कहा है उसको और समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ राजस्थान का। नमो नारायण मीना यूपीए 1 में एमओएस फाइनेंस हुआ करते थे। वो 4 भाई हैं, चारों भाई आईएएस आईपीएस और आईआरएस हैं। अब बताइए ये जो नमो नारायण मीना जी का जो परिवार है उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, या चिराग पासवान के आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? रिजर्वेशन किस आधार पे देते हैं? सामाजिक असमानता और जो शैक्षणिक असमानता है उसके आधार पे। आप चिराग पासवान या नमो नारायण मीना के परिवार जो है किस आधार पे असमानता है उनके साथ? ना सामाजिक है ना शैक्षणिक है। तो ऐसे परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिले? क्यों ना क्रीमी लेयर लागू हो? क्यों ना उस वर्ग को आगे बढ़ाया जाए जिसको रिजर्वेशन का फायदा आज अभी तक नहीं मिला है? ऋषि भाई, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और उदाहरण, आपने 2 उदाहरण दिए, एक उदाहरण और भी हम देते हैं जो आजकल सुर्खियों में है। विकास दिव्यकीर्ति ने जिस लूप होल्स की बात की उसका सबसे ताजा उदाहरण पुणे की विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का भी है। पूजा खेड़कर के खिलाफ फर्जी दिव्यांगता
और फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दस्तावेज दिखाकर आईएएस की नौकरी हासिल करने का भी है। नियम कहता है कि अगर किसी के माता पिता आईएएस है तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो क्लास 1 के जॉब में हैं और उनकी इनकम 8 लाख से अधिक है। ओबीसी आरक्षण का फायदा उन्हें मिलता है जिनके माता पिता की सालाना इनकम 8 लाख से कम है। कृषि में होने वाली कमाई को हालांकि इसमें नहीं जोड़ा जाता है। पूजा खेड़कर ने इसी का फायदा उठाया और फर्जी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाया। लेकिन ऐसा करने वाली पूजा अकेली नहीं है, बल्कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी SC/ST में मिलने वाले आरक्षण का लाभ लोग उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को खत्म करने की पहल शुरू की और जिससे सिर्फ जरूरतमंद SC/ST के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाए। ऋषि भाई, पूजा खेड़कर का मामला भी सुर्खियों में है। किस तरीके से इसी लूप होल्स का फायदा उठाया था और ऐसे तमाम लोग हैं और जो लोग गांव में हैं, जंगलों में अभी भी रहते हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर उनको इस मूल में लाया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, तो उसका विरोध सियासतदान क्यों कर रहे हैं? देखिए, वोटों का स्प्लिट हो जाएगा। मैंने शुरू में ही इनिशियल टेक में कहा, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव क्यों परेशान है। आप 90 के लालू यादव को देखिए, 90 के दशक के लालू यादव को देखिए और 2000 ईस्वी के लालू यादव को देखिए। उस समय लालू यादव के साथ सामाजिक जो आधार थे, इसमें पूरी तरह से पिछड़ा और दलित महादलित सभी लोग थे। जैसे लालू यादव के जो सामाजिक समीकरण थे, उससे कुर्मी निकल गए, कुशवाहा निकल गए, रामविलास जी पासवान निकल गए, तो धीरे धीरे लालू यादव कमजोर होते चले गए। तो इस बात का डर है हमारे नेताओं का कि भाई यदि ऐसी में से कोई ऐसा तबका बाहर निकल के आएगा जो पॉलिटिकली उनको रिजर्वेशन मिलने से पॉलिटिकली वो चार्ज होंगे, तो उनके स्थान को ये लोग भर सकते हैं। और ये देखिए, ये पॉलिटिकली स्प्लिट होगा। जैसे ओबीसी में कई कास्ट है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है जी। तो आप देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया, बिहार में गैर यादव ओबीसी के नेता हो गए। जैसे ही वो गैर यादव ओबीसी के नेता हो गए, लालू यादव कमजोर हो गए। हाँ, तो ये सियासत है। ऋषि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सवाल ये है कि क्या लूफोल्स जानबूझ के छोड़ा जाता है या लूफोल्स के जरिए कोई सियासत रची जा रही है, तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो केवल 13 घंटे बाद एक और बड़ी खबर आने वाली है, अब मैं वो आपको बताऊंगा। तो अब इंडिया बोल रहा में आज की एक और बड़ी खबर, सिर्फ 13 घंटे के बाद संसद का नया दिन शुरू हो जाएगा और इस कैलेंडर और इस तारीख को लेकर सबसे ज्यादा बातें की जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि कल क्या होगा। क्या एक बार फिर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है? क्योंकि आपको याद होगा 5 अगस्त को ही मोदी सरकार, ये याद करिए, 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया था। 5 अगस्त को वही वो तारीख है जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और 5 अगस्त को ही वो तारीख है जब अब वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल सदन में पेश किया जाएगा। तो ये 5 अगस्त केंद्र सरकार के लिए, खासकर बीजेपी सरकार के लिए अगस्त क्रांति वाली है। ऐसे में कल क्या होगा, पूरे देश की निगाहें इस पर है, क्योंकि 2 बड़े फैसले 5 अगस्त को लिए गए थे और अब कल 5 अगस्त है और वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल को सदन में पेश किया जाएगा। दरअसल 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य की धारा 370 को निष्क्रिय करार दिया था। 5 अगस्त को ही अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि 5 अगस्त को ही वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी सरकार नए संशोधन लेके आने वाली है। इसलिए 5 अगस्त बहुत खास है। वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो मुसलमानों द्वारा दान की गई चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा रखती है। अब जानिए वक्फ बोर्ड क्या है। उसका पूरा देख रेख करती है, उसका अधिकार वक्फ बोर्ड के पास होता है। लेकिन काफी समय से वक्फ की संपत्तियां और उनके सर्वे संपत्ति विवाद को लेकर मांग की जा रही है। वक्फ अधिनियम में बदलाव किया जाए, जिसके बाद सरकार ने अब ये नया बिल लाने की पूरी तैयारी कर ली है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर रखा गया है। और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर लाइए, वक्फ बोर्ड बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एक बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और उस बैठक में इसको लेकर रखा गया है। मसौदा तैयार हो चुका है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने बिल का मसौदा तैयार कर रखा है और कल सरकार ला सकती है सदन में यह बिल। यह सबसे बड़ी खबर, कल सरकार सदन में यह बिल पेश करेगी और बिल को लेकर यह बड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने बिल का मसौदा तैयार कर लिया है। कल ही इसको
सदन के पटल पर रखा जाएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन से जुड़ा जो बिल पेश करने की तैयारी में है, उसमें करीब 40 बदलावों का प्रस्ताव है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को लेकर अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, बहुत ताकतवर है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। 2 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी जा चुकी है। अब बताया जा रहा है कि सरकार इस बिल में क्या कर सकती है। वक्फ बोर्ड संपत्ति घोषित करने से पहले वेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन बोर्ड संरचना में बदलाव हो सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में बदलाव किया जा सकता है। राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का नए सिरे से सर्वे किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट को भी शामिल किया जा सकता है, जो अभी तक ऐसा नहीं था। बहुत ताकतवर ये संस्था थी। सरकार अब कल बिल लाएगी या फिर सप्ताह लाएगी, ये तो सरकार ही जानती है, लेकिन बिल से पहले इसका विरोध शुरू हो चुका है। सरकार पर आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट करना चाह रही है और जिस तरीके से बिल की जानकारी मीडिया में वायरल हो रही है, उसको लेकर अब सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अब ये जो मीडिया रिपोर्ट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट इन ट्राइब्यूनल्स को डाइल्यूट करना चाहती है। अब ये ट्राइब्यूनल्स के पावर्स को डाइल्यूट कर देंगे तो फिर ये केसेस का क्या होगा, इनएफेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो, तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तब इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कई लोग अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर देश के कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली है। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है, इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इंडिया डेली ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर से भी बातचीत की। सुनिए उनका क्या पक्ष है। कि अभी बिल टेबल हुआ नहीं है, जब वो सार्वजनिक हो जाएगा और उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद कि उसमें क्या संशोधन लाया है सरकार ने, तभी कोई कमेंट किया जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि उससे पहले कोई टिप्पणी की जाए, क्योंकि जब तक हम बिल को देख नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तब तक उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं है। बाज़ाब्ते गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन होते हैं, उसके बोर्ड होता है, ऐसा नहीं है। हर रिलीजन का होता है, हर मंदिर का है, मस्जिद का है, सब जगह का है। तीसरी सब जो हमारे देश के अंदर जो कानून है उसी कानून के तहत, अब कि उसका हमने अध्ययन नहीं किया है कि कितनी ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, लेकिन वक्फ की अगर ज़मीन है, पंजाब का मतलब कि 1/2 पंजाब माना जाता है, इतनी ज़मीन है वक्फ के पास इस देश में। अगर वक्फ की ज़मीन है तो वो तो लौटाना पड़ेगा, वो उनको देना पड़ेगा, ये उनका अधिकार है। सारे रिकॉर्ड अगर डिजिटल हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं नहीं सोचता कोई इसकी मुखालफत करेगा, कोई विरोध करेगा। आज डिजिटल का ज़माना है, सब को डिजिटल में उसको अगर रिकॉर्ड को लाया जाए तो अच्छी बात है। सरकार ने अभी इस बिल को केवल कैबिनेट में पास किया है। 2 तारीख को दरअसल सोमवार तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया था, यानी 5 अगस्त को एक बार फिर से लोकसभा आहूत होगी। तभी ये माना जा रहा है कि इस बिल को सरकार टेबल कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि किसी भी बिल को लाने से पहले सरकार उसे अपने कैबिनेट में पास कराती है, और जिससे सरकार के सहयोगी और सरकार के मंत्री उस पर चर्चा करें, सुझाव दें और तय कर सके कि सदन में इस बिल को लेकर किस एजेंडे के तहत आगे बढ़ा जाना है। आपको बताएं इसका इतिहास क्या है। साल 1954 में देश में पहली बार वक्फ बोर्ड बिल को पास किया गया, जिसके बाद इसमें कई बार बदलाव हुए। ऐसे में मुस्लिम समाज के कई धार्मिक नेता, पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी कह रहे हैं बिल में बदलाव करना गलत है। गलत नहीं है, समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को भूमाफियाओं से बचाना है। कई बार इसमें बदलाव किए गए, लेकिन ये बदलाव वक्फ की साख को देकर किया जाना चाहिए। सरकार को वक्फ की हैसियत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है।
तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, और जो इस पर राजनीति करता है, मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। तो मेरा विपक्ष को ख़ास तौर पर ये कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून बने जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, मदरसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इनके ज़रिए तालीम और ताल्लुम का इंतज़ाम होगा। इस मकसद को पेश नज़र रख करके नया कानून बनना चाहिए और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। अब सूत्रों के मुताबिक ये खबर यह है कि इस बिल में 40 संशोधन संभव हो सकते हैं और इसलिए सत्ता पक्ष के लोग इस बिल की मंशा के साथ साथ बिल के नियमों को भी सही मान रहे हैं। वक्फ बोर्ड में विसंगतियों की शिकायत मुस्लिम वर्ग बंधुओं की तरफ से ही आई और तमाम लोगों ने इस बारे में कहा है कि इसमें तमाम प्रकार की ऐसी हैं कि वक्फ अगर संपत्ति घोषित कर देता है तो फिर उसमें किसी प्रकार का न्याय के लिए अपील करने का प्रावधान नहीं है। तमाम प्रकार की संपत्तियों का जो प्रयोग होना चाहिए तो वो बिल्डर्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग कर रहे हैं और सरकार का दायित्व तो यही है कि नैतिकता के आधार पर सरकार जनता के भी साथ न्याय करे और अगर कोई कानून ऐसा है जो जनता के अधिकारों को बाधित करता है तो सरकार उसमें संशोधन करे। लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। टर्की हो, सीरिया हो, लेबनान हो, टूनिशिया हो, सूडान हो, वहां पे भी वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई वक्फ बोर्ड होगा और वो संपत्तियों को देखेगा। लेकिन क्यों हमारे देश में हम जानते नहीं। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं। आप यकीन नहीं करेंगे पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है, यानी कि इतनी जमीनों पर सरकार का और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अब आपको वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में बताते हैं। देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था है वक्फ बोर्ड। संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले अब वक्फ बोर्ड को वेरिफिकेशन कराना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर भी रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल को लाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये भी आप जान लीजिए। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, अब उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। इन मज़ारों और इनके आसपास की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर लेता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। अब मेरी जमीन को उसने घोषित कर दिया तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मेरी जमीन है, वक्फ की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि जमीन वक्फ की है या नहीं। दरअसल 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी भी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज पेश नहीं करना है।
सारे कागज और सबूत उसे देने होंगे जो उसका दावेदार है, जो कहता है कि मेरी जमीन है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ते कागजात नहीं होते हैं, दादा परदादा के जमाने से वो उस पर रहते हैं। अब वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है, और इसलिए यहां वक्फ के कुछ ऐसे बड़े फैसले आपको बताते हैं जो खूब चर्चा में रहे, जिन पर खूब विवाद हुआ, बवाल हुआ। अब आपको बताते हैं, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदूर गांव को अपनी संपत्ति बता दिया, जबकि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है। इसको उन्होंने कह दिया भाई ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में करीब 123 वक्फ की संपत्तियां रीसर्वे कराने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। एमपी हाई कोर्ट ने बुरहानपुर की 3 जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको वक्फ बोर्ड का मानने से इनकार कर दिया था। एमपी वक्फ बोर्ड ने शाहजहां की बहू के मकबरे समेत 3 संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी थी। तो ये वो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर अब एक कानून बनाने की बात हो रही है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। 1995 के कानून इतना इनको ताकत देता है। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी कि हे हुजूर छोड़ दीजिए हमारी जमीन। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, और इनके प्रशासनिक अधिकारी जिसमें होते हैं गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, और ये ताकत उनको तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से दी गई थी। अब समझिए वक्फ क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है। वक्फ बोर्ड एक सर्वेयर होता है, वही ये तय करता है कि कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी नहीं है, और इस निर्धारण में 3 आधार होते हैं। अब वो भी आप जान लीजिए। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो, सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ हो। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, और जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाया जा सके, ये इसका उद्देश्य था। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड भी हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कितनी संपत्तियां हैं। देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो कि करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन पर उनका अधिकार है, वक्फ बोर्ड का अधिकार है। रेलवे, सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। तो ये है उनकी संपत्ति और उनकी ताकत क्या है। अब सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस तरह के कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिला, शिया तथा बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदाय के कई लोग मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संशोधन की तैयारी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब और अन्य इस्लामिक मुल्कों में कानूनों में आरंभिक अवलोकन से पता चलता है कि इनमें से किसी भी मुल्क में किसी एक इकाई को इतने व्यापक अधिकार नहीं दिए गए। इसी के साथ आपको यह भी जानना आज भी जरूरी है कि वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या कहता है। इतिहास जानिए आप। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर में हुई थी। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 मिलता था। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया। 64 में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी। 95 में केंद्र शासित और वक्फ बोर्ड बनाने का संशोधन किया गया था। 13 में यूपीए सरकार ने संशोधन करके इसकी ताकत और बढ़ा दी। यह है उसका इतिहास। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ की संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समाज के लोग उनके विकास के लिए किया जा सके। अब जानकारी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को नियमित इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसमें जमीन के मालिकाना हक को लेकर काफी ज्यादा अनियमितताएं हैं। भूमाफिया काफी सक्रिय है और इसलिए ऐसे में जरूरी है कि वक्फ बोर्ड को नियमित करके उसे पारदर्शी बनाया जाए। संवैधानिक रूप से भारत धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, लेकिन देश के करीब 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जहां सरकार का नियंत्रण है, और इस समय देश में करीब 18 राज्यों में 35 कानून चल रहे हैं जिनके सहारे हिंदू, जैन मंदिरों पर सरकार नियंत्रण करती है।
श्राइन बोर्ड अमरनाथ का हो या फिर माता वैष्णो देवी का, दोनों के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ही होते हैं। पुष्कर मंदिर पर राजस्थान सरकार का नियंत्रण है। दिल्ली का कालकाजी मंदिर आप देख लीजिए, यहां सरकार के नियंत्रण में है। ऐसे में मांग उठ रही कि एक देश में एक विधान चलना चाहिए। जब मंदिर सरकार के अधीन हो सकते हैं तो फिर मस्जिद और चर्च को सरकार के अधीन क्यों नहीं चलाया जा सकता? तो ये वो पूरी बात है। चलिए, इंडिया बोल रहा में अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली जो खबर है वो अयोध्या से है। रामनगरी अयोध्या में गैंगरेप कांड के बाद से जमकर सियासत हो रही है। इस मामले में अब अखिलेश यादव ने पीड़ित की सुरक्षा की मांग कर दी। उन्होंने एक नया दांव चल दिया है और माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह किया है कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए और स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता को हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। साथ ही अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां अखिलेश यादव से सवाल यही है कि आखिर इस मुद्दे पर सियासत कौन कर रहा है, राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? अयोध्या में सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और उन्हीं के साथ आरोपी मोहित का वीडियो और पिक्स वायरल हो रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अब तक तो सपा के एक और सांसद अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है कि अयोध्या में उपचुनाव होना है। प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। वहीं इन सब के बीच बीजेपी ने अयोध्या में अपना डेलीगेशन भेजा और जिसने पीड़ित के साथ मुलाकात की, उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात की। अब केस की सारी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेगा। मुलाकात के दौरान पीड़िता की मां रो पड़ी और कहने लगी कि वो लोग अभी भी उनको धमकी दे रहे हैं। कल रात भी कुछ लोग आए थे, वो लोग जान से मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उनको दिलासा दिलाया और सुरक्षा की बात कही है। हम इस घटना की निंदा करते हैं क्योंकि ये गैंगरेप की दर्दनाक घटना है। दुखद ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग कोई डीएनए की बात कर रहा है, कोई जांच की बात कर रहा है। पीड़ित को न्याय मिले इसकी चिंता कुछ पार्टी के लोग करने के बजाय अपराधियों को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हमने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि देश और प्रदेश सरकार, प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दोषी एक भी बचेगा नहीं, जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी और सारी घटना की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में उपलब्ध कराई जाएगी। बेटी से मिलकर बहुत दुखी है, मन विचलित हुआ है। अखिलेश यादव जी से मैं कहूंगा कि जो विचार और जो सिद्धांत और जो नीति वोट के खातिर अपनाते हो, ये बच्ची का दर्द नहीं आपको महसूस हो रहा? पीड़िता अस्पताल में करा रही है वो अबोध बालिका और उसको बचाने के लिए आपने डीएनए की जांच की बात कर दी है। अरे अखिलेश यादव जी, मैं क्या कहूं, आपको कहने के लिए मेरे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन मैं आपकी नीयत को और आपकी सोच को और आपके वोट के लालच को पूरे देश में और राज्यसभा के अंदर इस मुद्दों को उठाऊंगा और बेनकाब करूंगा। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। मामले पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मोहित पर 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था, 30 को उसकी गिरफ्तारी हुई। समाजवादी पार्टी ने अब तक उसको हटाया ही नहीं। इसके पीछे की वजह है वोट बैंक खिसकने का डर। अखिलेश यादव की चुप्पी सवाल उठाने लगी है। सीएम योगी इस पूरे मामले पर अखिलेश पर हमलावर है। सीएम ने विधानसभा में कहा कि मोहित सपा का एक्टिव मेंबर है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। सपा सांसद के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, चलता है। सपा ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वह निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि सपा के नेता इसमें शामिल हैं, वो भला इस पर टिप्पणी क्यों करेंगे। प्रमोद कृष्णम ने भी इस घटना पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है। जबकि सांसद अवधेश ने अब इस पूरे मामले में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनको उस बारे में कुछ नहीं पता। सीएम योगी इस मामले पर पूरी तरीके से अब एक्शन में है। लापरवाही के मामले में एक्शन लिया गया, 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया।
उन्होंने पीड़िता के परिवार से बहुत जल्द न्याय का भरोसा दिया। अयोध्या में गैंगरेप मामले में योगी सरकार ने एक और पुलिस के सिपाही के खिलाफ एक्शन लिया है। अब भदरसा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रोहित यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस चौकी से यह तीसरा सस्पेंशन है। इसके पहले एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। तो आप देखिए, आपको याद होगा हाथरस का मामला, जहां पर ऐसे ही रेप कांड हुआ था। तमाम सियासी दल, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहां पर दौड़ पड़े थे, लेकिन यहां पर न किसी ने कुछ बोला, न वहां तक कोई पहुंचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बोल रहा में आज की अगली खबर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कुदरत का कहर देखने को मिला। बादल फटने से यहां पर तबाही का मंजर नजर आया। कारगिल से लेकर श्रीनगर की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया और भारी बारिश की वजह से मलबा आ गया है और करगिल में एक इमारत गिर गई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीरें आप देखिए। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां पे बादल फटने के बाद किस तरीके से कुदरत ने कहर बरपाया, वो उसकी तस्वीर आप देखिए। उत्तराखंड में भी ऐसे ही आफत की बारिश हो रही है। खासकर केदारनाथ घाटी में अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हजारों लोग वहां पे फंस गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पूरे इस बचाव कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिया किस तरीके से जो लोग भी वहां फंसे उनको किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और कहा कि केदारनाथ फंसे लोगों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और सभी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के 5 मंत्रियों को रेस्क्यू अभियान पर नजर रखने की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल केदारनाथ धाम में बादल फटने से हजारों यात्री फंस गए थे, जिनमें से करीब 9000 तीर्थयात्रियों को बचाया जा चुका है। अभी भी केदारनाथ, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में करीब 1000 से अधिक श्रद्धालु फंसे हुए हैं और वायुसेना की मदद से इनको वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे 373 यात्रियों को और स्थानीय लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से लिंचोली पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद वहां से सभी को एयरलिफ्ट करके निकाला गया है। तो राहत और बचाव कार्य जारी है। तो आप देखिए, कुदरत ने कहर बरपा रखा है और आम इंसान काफी परेशान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया बोल रहा में आज की एक और सबसे अच्छी खबर, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। सरपंच हरमनप्रीत ने, उनके लड़ाकों ने एक बार फिर से ब्रिटेन से बदला लिया, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक वाली कहानी को पेरिस में कॉपी पेस्ट करके सेमीफाइनल के लिए पास हासिल कर लिया गया है। 140 करोड़ की आबादी अब हरमनप्रीत के 2 जीत से उम्मीद कर रही है। 2 जीत और फिर मेडल पक्का, और जिससे 2024 में इतिहास लिखते हुए भारतीय टीम गोल्ड मेडल के साथ अपना सफर खत्म करे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडिया ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फुल टाइम मैच में दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर था। शूटआउट में भारत ने लगातार 4 गोल दागे, ब्रिटेन ने सिर्फ 2 गोल किए। भारतीय गोलकीपर श्रेयस जीत के हीरो रहे, उन्होंने 2 गोल को रोक दिया, 2 गोल बचाए और इस पूरे मैच में उन्होंने 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव किए हैं। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी और अर्जेंटीना की विजेता से 6 अगस्त को होगा। भारतीय टीम की यह जीत इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी, क्योंकि इसमें भी आप देखिए 60 मिनट के खेल में सिर्फ 48 मिनट भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास मैच के बाहर रहे, यानी सिर्फ 12 मिनट वो खेल पाए, उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया, फिर वो बाहर हो गए। हालांकि रेफरी का ये फैसला विवादों में आ गया था। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल के पास से ही 140 करोड़ भारतीयों के दिल में खुशी की लहर है, हर तरफ जश्न है। हॉकी के मैदान पर ब्रिटेन से बदला लेने उतरे भारत के हर खिलाड़ी के परिवार वाले खुश हैं, झूम रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, लोगों का मुंह मीठा करा रहे हैं। और अब यही आस लगाई जा रही है कि यह सफर स्वर्णिम दौर में जाकर खत्म होगा। शूटआउट में तीसरा गोल मारने वाले ललित उपाध्याय का परिवार अब उनसे क्या उम्मीद कर रहा है, सुनिए। हम लोग शुरू से मैच देख रहे थे, एक प्लेयर को पूरे मैच से निकाल दिया गया, हम लोग होपलेस हो गए कि अब मैच हार जाएंगे, लेकिन जीत गए। हाँ, सेमीफाइनल अभी आने वाला है, बहुत खुशी हुई आज का मैच जीतने के बाद। हाँ, अब हम लोगों को ये आशा हो गई कि पदक लगेगा। हाँ, इस बार जो है
मेडल का रंग बदलेगा। मैच जब देखने बैठे थे तो खाली भोलेनाथ का नाम मन में जप रहे थे, यही जप रहे थे कि जीते इंडिया, जीते इंडिया, जीते इंडिया, जीते इंडिया। जब गोल बराबरी हो गई फिर भी मन में शिव का नाम हम लेना नहीं भूले थे। काशी विश्वनाथ, इंडिया मेरा जीते, मेरे बच्चे सारे जीते। इतने मेहनत कर रहे थे, मन में खुशी की बहुत आंसू थी। जब मैच ड्रॉ हो गया फिर भी वही थी कि नहीं भोलेनाथ, आज इंडिया को जीतना ही है, जीतना ही है। एनवायरनमेंट कंट्रोल करके रखा, बाद में फिर टाई हो गया और भी ज्यादा मैच बिल्कुल टफ। फिर उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर ने फाइनली हमें बचा लिया आज के मैच में। और पेरिस ओलंपिक में हॉकी से जुड़ी बड़ी खबर, उलटफेर से बड़ी खबर आ रही है। इसमें उलटफेर का शिकार हुआ बेल्जियम। विश्व नंबर 1 बेल्जियम का सफर ये खत्म हुआ और बड़ी खबर लाइए, अब बेल्जियम का सफर खत्म हो गया। ये पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। नंबर 1 टीम थी, अब उसका सफर खत्म हो गया है। ओलंपिक में उलटफेर हुआ और बेल्जियम उसका शिकार, और बेल्जियम को स्पेन ने 3-2 से हरा दिया। गोल्ड मेडल की सबसे प्रबल दावेदार थी बेल्जियम, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। तो पेरिस सेमीफाइनल में बेल्जियम का सफर खत्म हो चुका, जो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ग्रुप मैच में बेल्जियम ने भारत को 2-1 से मात दी थी। भारत अब जर्मनी और अर्जेंटीना के मैच में विजेता के साथ खेलेगा। ग्रुप मैच में वो अर्जेंटीना के साथ खेल चुका है, उसे ड्रॉ पर रोका था। ऐसे में पूर्व ओलंपियन और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और पूर्व ओलंपियन अशोक ध्यानचंद क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। इस बार जो खिलाड़ी खेलने गए हॉकी, दुनिया में भारत के हमारे चाहने वालों की, हॉकी चाहने वालों की नजरें उनके ऊपर हैं, और उन्होंने पहले मैच से और अभी तक के मैच में जो क्वार्टर फाइनल आज खेला गया है, उसमें दुनिया को एक मैसेज दिया है, उन चाहने वालों को एक तसल्ली दी है कि भारत की टीम, जिसका पुरातन स्वर्णिम था, सोने से भरा हुआ था, उसको सोना जीतने के लिए वो आगे बढ़ने को तत्पर है। ये एक टीम वर्क है और टीम गेम है। एक से मैं किसी भी प्लेयर को नहीं, मैं पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि हरमनप्रीत ने टीम के कैप्टन स्टार्टिंग से लग के लीड किया और उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि आज टीम को एक पेनल्टी कॉर्नर में जब सिंगल बैटरी थी तो उसने गोल कन्वर्ट करके, 10 खिलाड़ी थे तो गोल कन्वर्ट करके उसने टीम को लीड दिलवाई। और उसके बाद जो सिरीजेश ने जो डिफेंसिव सेव्स किए हैं गेम के दौरान और शूट आउट में, वो लाजवाब किया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय गोलकीपर एस सुजेश की कप्तानी में 42 साल का सूखा खत्म हुआ था और भारतीय हॉकी के लिए पोडियम फिनिश किया था। पेरिस ओलंपिक से पहले ही 36 साल के सुजेश ने घोषणा कर दी थी कि ये उनका अंतिम टूर्नामेंट है, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन के खिलाफ सुजेश ने विरोधियों के गोल को रोका, रक्षा कवच बन गए थे, दीवार बन गए थे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आगे के मैच में भी विरोधियों को सुजेश की इसी तरह से दीवार को पार पाना होगा। और अब 140 करोड़ भारतीय उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरपंच हरमनप्रीत के नेतृत्व में इस बार भारतीय टीम गोल्ड मेडल के साथ सुजेश को गोल्डन विदाई देगी।